हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आई एम डॉक्टर आरती एंड आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो हम पढ़ेंगे, वो है फीवर विद रैशेस। तो आज फीवर विद रैशेस में हम 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं: मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स एंड रोजियोला इन्फेंटम। कहने को तो बहुत सारे हैं फीवर विद रैशेस, बट दीज आर वेरी 4 इंपॉर्टेंट डिजीजेस। और इन चारों की क्या खासियत है, ये चारों ही कम्युनिकेबल हैं। कम्युनिकेबल, दीज ऑल आर 4 कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो हम क्या समझते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस से? ऐसा डिजीज जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। और कैसे ट्रांसफर हो सकता है? या तो वो एयरबॉर्न हो सकता है, बच्चा बोल रहा है, खांसी कर रहा है तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। टच के थ्रू हो सकता है, अगर वही सेम वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बच्चे के हैंड्स पे है और वो किसी को टच करता है तो वो ट्रांसफर हो सकता है। तो जो ये मैक्सिमम पीरियड है जिसमें ट्रांसफर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उसे बोलते हैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें ट्रांसमिशन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इस पीरियड में हमें बच्चों को आइसोलेट करना होता है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। और ये हमें एज अ नर्सिंग स्टाफ, एज अ डॉक्टर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जानने के साथ हम स्प्रेड रोक सकते हैं। अगर हमें पता है किस डिजीज़ का कितना मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड है, हम तो डिजीज़ के स्प्रेड को रोक सकते हैं। सो दिस इज द पीरियड वेयर मैक्सिमम चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है। एंड इस पीरियड में हमें क्या करना है? इस पीरियड में हमें बच्चे को आइसोलेट करना है, आइसोलेट द चाइल्ड। ठीक है, बाहर के स्कूल नहीं भेजना है, दूसरे बच्चों से कांटेक्ट कम कर देना है ताकि स्प्रेड रुक जाए। सो इस पीरियड को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बारी बारी जब हम डिजीजेस पढ़ेंगे, हम हर डिजीज का पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी जानेंगे। तो अब फीवर विद रैश टिपिकल है। अगर हमें हिस्ट्री मिलती है कि फीवर आने के 24 से 48 घंटे पे रैश आ गया है, सो इट इज वेरी टिपिकल ऑफ चिकन पॉक्स या वैरिसेला। सिंपल प्लेन क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वेरिसेला इन्फेक्शन क्या करता है? चिकन पॉक्स करता है। चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। सो सिंपल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो हमें टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। तो चिकन पॉक्स को वैरिसेला भी बोलते हैं। तो अगर फीवर के साथ पहले दिन पे रैश आ जाता है तो मोस्ट कॉमनली वैरिसेला या चिकन पॉक्स का है। यहीं पे फीवर के चौथे दिन अगर रैश आता है तो वो होता है मीजल्स का, जो कि हम पढ़ेंगे। फीवर के चौथे दिन रैश आएगा तो वो मीजल्स का होगा। स्मॉल पॉक्स तो आजकल हमें देखने को ही नहीं मिलता, तो इसको हमें बिल्कुल शॉर्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मीजल्स है फीवर के चौथे दिन पे रैश आना। वहीं पे अगर फीवर के छठे दिन पे रैश आता है, फीवर कम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद डेंगू का बच्चा रैशेज और खुजा की कंप्लेन करता है। सो इट इज वेरी टिपिकल ऑफ डेंगू। एंड डे 7 पे रैश आता है टाइफॉइड या एंट्रिक फीवर का, जिन्हें भी हम फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हुए इज मीजल्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर इसके क्वेश्चन पे, हर जो मैं बात बोलूंगी सब पे एमसीक्यू आया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। सो व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट? तो कॉजेटिव एजेंट इसका होता है पैरामिक्सोवायरस। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट पैरामिक्सोवायरस आया हुआ था कि पैरामिक्सोवायरस किसका कॉजेटिव एजेंट है। तो इट इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ मीजल्स। इट इज अ आरएनए वायरस। ये और बात याद रखेंगे कि ये एक आरएनए वायरस है। अब एक हमने पढ़ा पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, वहीं दूसरा होता है एक चीज जिसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है वायरस आपकी बॉडी में घुस चुका है पर कोई भी सिम्टम्स अभी नहीं आए हैं। तो ऐसा पीरियड जिस दौरान वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है और सिम्टम्स आने में अभी टाइम है,
तो उस टोटल टाइम फ्रेम को टिल द इन्फेक्टिव एजेंट एंटर्स द बॉडी टिल द फर्स्ट सिम्टम अपीयर्स इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? फ्रॉम द डे when causative agent enters the body, when causative agent enters the body till the first symptom, जब हमारी बॉडी में वायरस घुस गया है और टिल द टाइम सबसे पहला सिम्टम आता है, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. तो इंक्यूबेशन पीरियड भी सब डिजीजेस का अलग अलग होता है. फर्स्ट सिम्टम तक उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे. तो अब हमारे पास मीजल्स पढ़े हैं, तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 8 to 12 डेज. वील रिमेंबर दिस. 8 to 12 डेज मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है. पहला सिम्टम आने तक 8 to 10 डेज लगते हैं. नेक्स्ट चीज क्या है जो हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंट? पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी. कब से कब तक हमें बच्चे को आइसोलेट करना है या कब से कब तक बच्चा सबसे ज्यादा स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन को. तो मीजल्स का पीरियड इन्फेक्टिविटी है 3 days बिफोर रैश, 3 days बिफोर रैश टिल 5 days आफ्टर इट प्लस 5 days आफ्टर. रैश निकलने से 3 दिन पहले और रैश निकलने के 5 दिन बाद. तो टोटल 8 days का मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है. रैश निकलने से 3 दिन पहले और रैश निकलने के 5 दिन बाद तक का पीरियड इज द पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी फॉर मीजल्स. मीजल्स में आगे बात करते हुए कैसे ये स्प्रेड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयरबॉर्न इन्फेक्शन. सो इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयरबॉर्न. सो इट इज अ एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. जब बच्चा खांसता है तो बच्चे के जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं एयर में जाते हैं और वो दूसरे बच्चों को ट्रांसमिट कर सकता है. सो पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी के बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयरबॉर्न. नेक्स्ट वील स्टार्ट सीइंग द पीरियड. इसकी सिम्टमेटोलॉजी पे आते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. कमिंग ऑन टू सिम्टम्स ऑफ मीजल्स. तो इसमें क्वेश्चन था कि फर्स्ट साइन क्या होता है या फर्स्ट सिम्टम क्या होता है मीजल का. तो फर्स्ट सिम्टम ऑफ मीजल इज, फर्स्ट सिम्टम इज फीवर. फीवर सबसे पहला सिम्टम होता है. तो फर्स्ट सिम्टम ऑफ मीजल इज फीवर. ये वाला याद रखेंगे. उसके बाद हमारे पास मीजल्स में 3 इंपॉर्टेंट सीज आते हैं. पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी. पहला सी है कफ. मीजल्स के बच्चे को कफ रहेगी. दूसरा सी है कोराइजा. मीजल्स के बच्चे को कोराइजा रहेगा. कोराइजा का सिंपल मतलब है रनिंग नोज. नाक बहता हुआ बच्चा दिखेगा, रनिंग नोज. सो कफ, रनिंग नोज. और तीसरा है कंजंक्टिवाइटिस, आईज में इंफेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस. तो ये जो कंजंक्टिवाइटिस होता है मीजल्स का, ये पिरुलेंट होता है. पिरुलेंट यानी पस डिस्चार्ज के साथ होता है, आंखें चिपकेंगी. तो अगर मीजल्स का बच्चा है, सबसे पहले फीवर आया, फिर उसे कफ, खांसी, सर्दी, कोराइजा, आंखें लाल लाल होना, कंजंक्टिवाइटिस, चिपक जाना, पिरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस. और उसके बाद आता है रैश. तो क्या आता है? 4th डे पे बच्चे को आता है रैश. तो 4th डे पे बच्चे को क्या आया है? रैश. तो क्वेश्चन क्या था? रैश अपीयर्स लास्ट इन विच डिजीज. सबसे आखिर में रैश किस डिजीज में आता है? तो मीजल्स में रैश इज दी लास्ट टू अपीयर. पहले बुखार भी हो जाएगा, सर्दी खांसी भी हो जाएगी, कंजंक्टिवाइटिस भी हो जाएगा. रैश मीजल्स में सबसे आखिर में आएगा. तो यही क्वेश्चन था, when will in which of the following diseases rash appears the last. या मीजल्स में सबसे लास्ट सिम्टम क्या होता है? तो आंसर था आपका रैश. आगे बढ़ते हुए, दिस इज अ टिपिकल रैश ऑफ मीजल्स. मीजल्स के रैश ऐसे ही दिखते हैं. तो कैसे दिखते हैं? मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होते हैं. मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होते हैं. ट्रंक पे होते हैं. मोस्टली दे आर ऑन द ट्रंक, फेस, ट्रंक, बिहाइंड द ईयर. अब इधर ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि मीजल्स का रैश सबसे पहले आता कहाँ पे है। पहले रैशेस ध्यान से देख लो, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होते हैं। तो अब अगर हम मतलब समझ लेते हैं, मैक्यूलर क्या होता है, पैपुलर क्या होता है। सो अगर रैश स्किन से जमा हुआ है, ऊपर नहीं उठा हुआ, तो इसे बोलते हैं मैक्यूलर रैश। मतलब स्किन के ही अंदर लाल लालपन दिख रहा है तो वो है मैक्यूलर रैश। बट अगर हल्का सा स्किन से ऊपर उठा हुआ है, हल्का सा स्किन से ऊपर उठा हुआ है, तो इसे बोलेंगे पैपुलर। ठीक है, तो इसके मीजल्स के मिक्स्ड रैशेस होते हैं, मैक्यूलर पैपुलर रैशेस होते हैं, लाल से दिखते हैं, ट्रंक पे, फेस पे, बिहाइंड द ईयर होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका, मीजल्स का रैश सबसे पहले कहाँ पे आता है। मीजल्स रैश फर्स्ट टू अपीयर वेयर। तो मीजल्स का रैश सबसे पहले बिहाइंड द ईयर आता है, ये आपको याद रखना है। मीजल्स का रैश सबसे पहले कहाँ आता है, बिहाइंड द ईयर। सो बिहाइंड द ईयर से रैश स्टार्ट होके फेस पे, ट्रंक पे स्प्रेड करता है। किस तरह के रैशेस होते हैं मीजल्स के, सेंट्रीपीटल। तो रैश किस तरह के होते हैं मीजल्स के, सेंट्रीपीटल होते हैं। सेंट्रीपीटल यानी पेट, पीईटी पेट, ठीक है, पीईटी पेट, पेट पे पहले आते हैं, पेट पे, फेस पे, सेंटर में पहले आते हैं, बाद में बाहर की तरफ स्प्रेड होते हैं। तो सेंट्रीपीटल रैशेस होते हैं मीजल्स के अंदर। ठीक है, ये हो गए आपके सिम्टमेटोलॉजी। मीजल्स में ये हो गई हमारी सिम्टमेटोलॉजी, फीवर, कफ, कोल्ड, कोराइजा एंड कंजंक्टिवाइटिस, और बाद में रैशेस आ गए। रैशेस सबसे पहले कहाँ पे अपीयर होंगे, कान के पीछे अपीयर होंगे, एंड ग्रेजुअली दे विल स्प्रेड ऑन द बॉडी। मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होंगे, सेंट्रीपीटल इन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है मीजल्स के अंदर, जो कि पैथोगोनोमिक है। पैथोगोनोमिक टर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी बीमारी की निशानी अगर ये मिल रहा है तो यानी ये बीमारी, हमने कुछ नहीं करना, कोई टेस्ट नहीं करना, ये बीमारी हमने डायग्नोस कर ली कि ये मीजल्स ही है। तो ये पैथोगोनोमिक रैशेस जो हमें मीजल्स में दिखते हैं, ये मुंह के अंदर दिखते हैं। कहाँ पे दिखते हैं, मुंह के अंदर। इन्हें बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट। क्या बोलते हैं, कोप्लिक स्पॉट। ये व्हाइटिश रैशेस होते हैं, रेडिश व्हाइटिश रैशेस होते हैं, ब्लूइश सेंटर होता है। सो दीज आर रेडिश in color with whitish blue center, with whitish blue center। और ये दिखते कहाँ पे हैं, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड मोलर के पीछे दिखते हैं, whitish blue center। और दिखते कहाँ हैं ये, फर्स्ट और सेकंड मोलर के पीछे, behind the first and second molar। तो ये हमारे हो गए मीजल्स के पैथोगोनोमिक रैशेस। तो इधर अगर कहीं पे भी आपको पैथोगोनोमिक टर्म मिले कि व्हाट इज पैथोगोनोमिक ऑफ मीजल्स, तो ना तो कफ है, ना कोराइजा है, ना आपके मैक्यूलोपैपुलर रैशेस हैं। कोप्लिक स्पॉट आर दी पैथोगोनोमिक, निशानी है मीजल्स की, पैथोगोनोमिक ऑफ मीजल्स। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन मीजल्स पे क्या आया था, अगला क्वेश्चन था मीजल्स पे कि मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। वैसे तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वायरल डिजीजेस हैं, कुछ इनका पीरियड रहता है, उसके बाद ग्रेजुअली अपने आप ठीक हो जाते हैं। हमें सिर्फ सपोर्टिव केयर देना होता है कि फीवर हो रहा है तो फीवर दे दें, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसको ट्रीट कर दे, डायरिया हो रहा है तो उसको ट्रीट कर दे। बट इसकी कुछ ऐसे प्रतिशत बच्चे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। So what are the complications of measles, जिस पे अगेन 3-4 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहला रैश से याद रखेंगे कि सबसे पहले रैश कान के पीछे आया था, तो कॉम्प्लिकेशन भी सबसे पहले कानों की होती है। सो ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, और यहीं पे हम लिख लेते हैं कि ओटाइटिस मीडिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मीजल्स। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल्स में होती है ओटाइटिस मीडिया। व्हाट आर दी अदर कॉम्प्लिकेशंस, डायरिया, डायरिया इज वेरी कॉमन। जब मीजल्स होता है बच्चों को तो साथ में डायरिया होता है। इधर ही क्वेश्चन आया था कि मीजल्स में जब बच्चा कोई भी मीजल्स से सफर होता है तो हम कौन सा सप्लीमेंट देते हैं। तो सप्लीमेंट जो हम देते हैं वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए इज गिवन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। और क्यों देते हैं,
क्योंकि विटामिन ए एपिथेलियल लाइनिंग के लिए हेल्प करता है। तो वहीं पे जहाँ के बच्चों को डायरिया हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी लाइनिंग है, इंटेस्टिनल लाइनिंग है, तो विटामिन ए एक्ट्स एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो विटामिन ए इज गिवन इन चिल्ड्रन विद मीजल्स। ठीक है, मीजल्स के बच्चों में कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन ए। ये भी याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन मीजल्स के बच्चों में क्या होता है? निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। तो निमोनिया पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। मीजल्स में बच्चे मरते क्यों हैं? तो मोस्ट कॉमनली बच्चे मरते हैं निमोनिया के कारण। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स। सब पे क्वेश्चंस है, सब पे। ठीक है, घुमा घुमा के हर चीज पे इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 3 चीजें हैं। ओटाइटिस मीडिया सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, डेथ का कारण निमोनिया है, और डायरिया भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, और उसके लिए हम विटामिन ए एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मीजल से रिलेटेड आया हुआ है वो है SSPE। व्हाट इज SSPE? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनकेफेलाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनकेफेलाइटिस। तो ये होता क्या है? ये एक मीजल्स की रेयर कॉम्प्लिकेशन है। एक तो एक रेयर है, साथ ही साथ एक लेट कॉम्प्लिकेशन है। तो क्या क्या फीचर्स हैं? SSPE यानी सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनकेफेलाइटिस। पैन मतलब पूरे ब्रेन को इफेक्ट किया है, एंड इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंटायर ब्रेन टिश्यू। पैन होती है पूरा, पैन मीन्स पूरे ब्रेन को इफेक्ट करना। ये मीजल्स की क्या है? लेट कॉम्प्लिकेशन है, देर से आती है, तुरंत मीजल्स के बाद देखने को नहीं मिलती। बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 7 से 10 साल बाद बहुत कम प्रतिशत लोगों में देखने को मिलती है। इट इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन। और इसका पहला सिम्टम क्या है? पहले आखिर तक तो बच्चा अपनी सारी सेंसेस लूज कर देता है, बट इसका पहला सिम्टम क्या है? इस बीमारी का फर्स्ट सिम्टम है कि बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। तो इट इज द फर्स्ट सिम्टम। बहुत सटल सिम्टम है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि एकदम से ही बच्चे को कन्वल्जन्स आने लग जाएंगे या एकदम से ही बच्चे को कोई बीमारी हो जाएगी। बहुत सब्टल फर्स्ट सिम्टम है इसका, डिक्रीज इन स्कूल परफॉर्मेंस। सो डिक्रीज स्कूल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, डिक्रीज इन स्कूल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, ये इसका सबसे पहला सिम्टम होता है। बहुत कम प्रतिशत बच्चों में आता है, बट स्टिल हमें देखने को मिलता है। तो सब एक्यूट पैन एनकेफेलाइटिस टर्म आए तो यानी ये मीजल से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है। तो मीजल्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट अपने मूव करते हैं चिकन पॉक्स या वैरिसेला पे। इसमें सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3 बारी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वैरिसेला जोस्टर वायरस। बहुत सिंपल है। वैरिसेला क्या होता है, वैरिसेला वैक्सीन किस में देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज VZV, वैरिसेला जोस्टर वायरस। वैरिसेला जोस्टर वायरस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब ये वैरिसेला जोस्टर वायरस जो है एक तरह का DNA वायरस है, इतना भी याद रखेंगे। पहले RNA था जो मीजल्स में था, चिकन पॉक्स का वायरस इज द DNA वायरस। देन नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी? इंक्यूबेशन। वे पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो उसका इंक्यूबेशन था 8 से 12 दिन मीजल्स का। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 21 दिन। ये क्या है? जब तक वायरस बॉडी में घुस के पहला सिम्टम अपीयर करेगा। अब पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या होता है? पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी हमने इनिशियली पढ़ा था कि चिकन पॉक्स का साइन रैश कब आ जाता है? फीवर के साथ साथ ही आ जाता है। फीवर हो रहा है और साथ साथ पहले दिन पे ही रैश आ जाता है। तो इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है 1 to 2 डे बिफोर रैश, 1 to 2 डे बिफोर रैश, टिल ऑल द रैशेस क्रस्ट, टिल ऑल द रैशेस क्रस्ट। अब ये हम पढ़ेंगे क्या होते हैं इसके रैशेस और कैसे क्रस्ट होते हैं। टिल ऑल द रैशेस क्रस्ट, तब तक हमें इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होता है। बिफोर द रैश टिल ऑल रैशेस क्रस्ट हो जाते हैं, तब तक इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होता है। तो इसके रैशेस कैसे होते हैं जानेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि क्रस्टिंग क्या होती है।
अगेन इसका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन इज एयरबोर्न. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अगेन एयरबोर्न. ठीक है, इट इज अगेन एयरबोर्न इन्फेक्शन. चलो अब आते हुए सिम्टमेटोलॉजी पे. इसकी सिम्टमेटोलॉजी कैसी है देखते हैं, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं. सबसे पहले इसमें आता है फीवर. फीवर के तुरंत ही 24 से 48 घंटे बाद क्या आ जाता है? रैश. फीवर आता है, फीवर के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इसका आ जाता है रैश. नाउ इसका रैश होता कैसा है? उसका मीजल्स का रैश हमने पढ़ा था मैक्यूलोपैपुलर होता है. इसका रैश होता है मैक्यूलोपैपुलर वेसिकुलर. मैक्यूलो भी होता है, पैपुलर रैश भी होता है और वेसिकुलर रैश होता है. वेसिकुलर का मतलब होता है बॉडी से उठा हुआ और ब्लेब बन जाता है और इसके अंदर भरा हुआ होता है फ्लूइड. सो दीज आर फ्लूइड फिल्ड रैशेस. वेसिकुलर रैशेस से हम क्या समझते हैं? फ्लूइड फिल्ड रैशेस होते हैं. इस ब्लेब के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है. सो इधर पिक्चर देखते हुए, दिस इज द पिक्चर ऑफ द रैशेस. इसमें आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इसमें पानी भरा हुआ है. सो इसके रैशेस कैसे होते हैं चिकन पॉक्स के? मैक्यूलोपैपुलर वेसिकुलर रैशेस. फिर रैशेस आ जाते हैं. रैशेस कुछ बॉडी पे कुछ हिस्सों में कभी आते हैं, कुछ हिस्सों में कभी आते हैं. ऐसा नहीं है पूरी बॉडी में एक साथ रैश आ रहे हैं. तो एक बार जब बच्चा हम चिकन पॉक्स का देखेंगे तो बच्चे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे रैश मिलेंगे. तो बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में रैश मिलेंगे. तो कुछ रैशेस होंगे मैक्यूलोपैपुलर वेसिकल जिसमें अभी भी फ्लूइड भरा हुआ है. कुछ रैशेस फूट चुके होंगे जिसमें से फ्लूइड निकल चुका होगा. ठीक है, कुछ रैशेस क्या होंगे? दे मस्ट बी बर्स्टेड. रैशेस बर्स्ट हो चुके होंगे. और कुछ रैशेस क्या होंगे? क्रस्टिंग हो चुकी होगी. क्रस्टिंग होके काले काले दिखने लगेंगे. तो एक समय पे शरीर में हर तरह का रैश मिल सकता है बच्चे को. कुछ रैशेस में पानी भरा हुआ होगा, कुछ रैशेस का पानी निकल चुका होगा, कुछ रैशेस सूख के काले हो चुके होंगे. सो यही है पैथोगोनोमिक आपका चिकन पॉक्स का. All rashes can be found at the same time. All rashes in different stages. All rashes in different stages are found at the same time in a patient of chicken pox. ठीक है, ये इसका हो गया पैथोगोनोमिक. इसका मेन फीचर है ये कि एक ही साथ आपको हर स्टेज में रैश दिख सकता है. बर्स्टेड रैश भी हो सकते हैं, काले काले क्रस्टेड रैश भी हो सकते हैं. और जब तक सारे रैशेस काले नहीं हो जाते, सूख के क्रस्टिंग नहीं हो जाती सारे रैशेस की, तब तक बच्चा इन्फेक्टिव रहता है. यहीं पे इसमें एक इसका जो पूछा जाता है कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड एक टर्म आती है सेकेंडरी अटैक रेट. सेकेंडरी अटैक रेट. सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है कि जब बच्चा आपका इन्फेक्ट हुआ है चिकन पॉक्स से, तो वो दूसरे बच्चों को उसे पास ऑन करने की कितनी क्षमता रखता है. तो इसका सेकेंडरी अटैक रेट बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन 80% है. इसलिए इस पे क्वेश्चन आता है. अगर आप एक बच्चा है जिसे चिकन पॉक्स है और 10 बच्चे उससे मिलने आए या उसके कांटेक्ट में आए, तो 8 बच्चों को चिकन पॉक्स होना ही होना है. तो इट हैज़ अ वेरी हाई सेकेंडरी अटैक रेट. ट्रांसमिशन रेट इसका बहुत हाई है एंड दैट इज अप टू 80%. तो चिकन पॉक्स का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी पढ़ लिया, रैशेस दिखते कैसे हैं वो पढ़ लिया, सेकेंडरी अटैक रेट पढ़ लिया. इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज जो हमें इसमें पढ़नी है वो है कॉम्प्लिकेशंस. तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चिकन पॉक्स. तो चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला होता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा बच्चे में रैशेज है पूरी बॉडी में, तो ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन होता है. सो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉमन. नेक्स्ट चिकन पॉक्स के बच्चे में क्या हो सकता है? नेक्स्ट चिकन पॉक्स के बच्चे में मेनिंजाइटिस मिल सकता है. मेनिंजाइटिस हो सकता है वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. और क्या हो सकती है? सेरेब्रल अटैक्सिया हो सकता है. एक जगह क्वेश्चन आया हुआ था
कि recently a child had fever and then there was the rash, maculopapular vesicular rash when the patient present to the OPD. तो बच्चा हिलता डुलता सा आ रहा था, उसका सेरिबेलर एरिया इफेक्टेड था, सेरिबेलर एरिया इफेक्टेड था। तो बस हमें इतना याद रखना है कि एक अटैक्सिया यानी बच्चा सीधा नहीं चल पा रहा और उसे हिस्ट्री है फीवर विद रैश की, तो मोस्ट कॉमनली इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ चिकन पॉक्स। इतना हमें याद रखना है इन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चिकन पॉक्स। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, इसके जो रैशेज हमने पहले पढ़े थे कि सेंट्रीपीटल रैशेज होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल रैशेज होते हैं। सेंट्रीपीटल हमने किसके पढ़े थे? मीजल्स के पढ़े थे। तो यहीं पे क्लियरली अपनी ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं, चिकन पॉक्स के भी जो रैशेज होते हैं वो सेंट्रीपीटल रैशेज होते हैं। तो सेंट्रीपीटल यानी पेट पे, हमने बोला था पेट पे, तो यानी ट्रंक पे पहले आते हैं, देन स्प्रेड, ठीक है, देन इट स्प्रेड्स। और इसमें किस किस में हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया? मीजल्स में भी सेंट्रीपीटल रैशेज होते हैं आपके, चिकन पॉक्स में भी सेंट्रीपीटल रैशेज होते हैं, आगे हम जितने भी पढ़ेंगे रोजियोला में भी होते हैं, ठीक है, रोजियोला इन्फेंटम में भी आपके सेंट्रीपीटल रैशेज होते हैं। दूसरी तरह के रैशेज जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल रैशेज। सेंट्रीफ्यूगल रैशेज यानी आपके हाथ पैर में पहले आ रहे हैं और धीरे धीरे सेंटर पे स्प्रेड हो रहे हैं। सो दीज आर सेंट्रीफ्यूगल रैशेज। तो ये रेयर में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है, उसके रैशेज जो होते हैं वो आपके सेंट्रीफ्यूगल रैशेज होते हैं। और दूसरा सेकेंडरी सिफिलिस के रैशेज, सेकेंडरी सिफिलिस के रैशेज होते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल। तो ये हमने बस इतना हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सेंट्रीपीटल रैशेज, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपीटल रैशेज एक्सेप्ट, तो उसमें रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर था, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के सेंट्रीपीटल रैशेज नहीं होते। मीजल्स के, चिकन पॉक्स के, रोजियोला इन्फेंटम, जितने भी हम कॉमन बीमारियां हैं सबके, स्कारलेट फीवर के, सबके जो रैशेज होते हैं वो सेंट्रीपीटल ही होते हैं। सो दिस इज अबाउट द सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल रैशेज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज कंजेनाइटल। जब हम वैरिसेला पढ़ रहे हैं तो एक दो लाइन हम कंजेनाइटल वैरिसेला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंजेनाइटल वैरिसेला सिंड्रोम का बेबी ऐसे दिखता है, देखो, लिम्स छोटे होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, हाइपोप्लेजिया ऑफ द लिम्ब। हाइपो मतलब कम बढ़ना, प्लेजिया का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, तो हाइपोप्लेजिया यानी कम होना, तो लिम्स का हाइपोप्लेजिया मिलता है। सो पहला हमें देखने को क्या मिलता है? हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्स। सो पहली चीज जो हमें दिखेगी वो होगी हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्स। सेकेंड चीज हमें देखने को क्या मिलेगी? सिकैट्रिशियल रैशेज। सिकैट्रिशियल रैशेज कैसे होते हैं? सिकैट्रिशियल रैशेज, जो सिकैट्रिशियल रैशेज होते हैं, जब स्किन जल जाती है, जलने के बाद एक साथ इकट्ठी हो जाती है स्किन, उसे बोलते हैं सिकैट्रिशियल रैशेज। अगर इधर ध्यान से देखेंगे तो बच्चे के इधर फोरहेड पे आपको दिखेंगे, दीज आर सिकैट्रिशियल रैशेज। तो दीज टू आर दी कैरेक्टरिस्टिक। और मदर को हिस्ट्री क्या होगी? मदर को हिस्ट्री होगी फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में चिकन पॉक्स की, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में चिकन पॉक्स की। जब मदर को थर्ड ट्राइमेस्टर में चिकन पॉक्स होता है उसकी सिम्टमेटोलॉजी अलग होती है, उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे जब हम टॉर्च इन्फेक्शंस की बात करेंगे। तो मदर की हिस्ट्री में फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में चिकन पॉक्स की हिस्ट्री होगी, तो हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्स एंड सिकैट्रिशियल रैशेज दिखेंगे। तो ये चिकन पॉक्स की सारी हमारी पूरी कहानी खत्म हो गई। Varicella zoster virus is the causative agent. 10 to 21 days is the incubation period. Maximum in period of infectivity 1 to 2 days से लेके till all the rashes crust. Maculopapular vesicular rashes होते हैं, burst होते हैं, फिर crust होते हैं, different stages में दिखते हैं एक ही साथ। भरे हुए भी, पानी से भरे हुए भी रैशेस दिखेंगे, फटे हुए भी रैशेस दिखेंगे, सूखे हुए भी रैशेस दिखेंगे। तो ये याद रखेंगे, चिकन पॉक्स में सारी स्टेजेस में रैशेस दिखते हैं। सेरेब्रल अटैक्सिया एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए चिकन पॉक्स, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रीपीटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मम्स। तो मम्स हमारा, अगेन मम्स बिल्कुल, ये एक पिक्चर देखेंगे
और इससे समझेंगे मम्स क्या होता है। ऐसा पेशेंट आजकल ओपीडी में वॉक इन करता है तो हमें पता है इस बच्चे को मम्स हुआ हुआ है। फूले हुए होते हैं गाल, दोनों साइड के, नीचे की साइड के गाल फूले हुए होते हैं। तो मम्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मम्स इज अगेन पैरामिक्सोवायरस। इट इज अ आरएनए वायरस। इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या होता है? 7 दिन पहले 7 दिन बाद। इन्फेक्टिविटी पीरियड इज 7 दिन पहले, 7 days बिफोर स्वेलिंग एंड 7 days आफ्टर, 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर द स्वेलिंग। ठीक है, तो ये हो गया इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तीसरा क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बाकियों से ज़्यादा होता है, 14 से 24 दिन का होता है। सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड एज कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा होता है, तो 14 से 24 दिन होता है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन अगेन इसका एयरबॉर्न होता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पिछले वालों से सेम ही हैं। सिम्टमेटोलॉजी है इसकी थोड़ी सी डिफरेंट। पहले हमने रैशेज पढ़े थे, इसकी टिपिकल सिम्टमेटोलॉजी है सोजन हो जाना, गालों के नीचे सोजन हो जाना। बहुत सारे बच्चे आते हैं गालों के नीचे सोजन है, पैच लगाया हुआ होता है, ऐसा दिखता है, देखो एक पैच, ऐसा दिखने वाला पैच होता है, छेद होते हैं जिसके अंदर, वहां पे वो लगा के आते हैं, उसके अंदर नीला नीला सा लोशन लगाया हुआ होता है। सो दिस इज अ टिपिकल ऑफ हाउ द पेशेंट कम्स। तो हमें आते ही पहचान लेना है कि मम्स का पेशेंट है। तो पेशेंट प्रेजेंट्स विद दी स्वेलिंग। तो कमिंग ऑन टू दी सिम्टमेटोलॉजी, मम्स की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले बायलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग। बायलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग होती है, जनरली बायलेटरल होती है। साथ में हमें क्या देखने को मिल सकता है? पैरोटाइटिस। इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, लाल भी हो सकता है, टेम्परेचर भी रेज्ड हो सकता है। थर्ड हमें देखने को मिलता है ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है इस बच्चे में, ईयर इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है साथ में। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिस को ये इफेक्ट करता है। सो इट कॉजेज ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। अब इधर हम बहुत इंपॉर्टेंट एक बात पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इन्फ्लेमेशन करता है टेस्टिस की, पर स्टेरिलिटी कॉज नहीं करता। स्टेरिलिटी यानी बच्चे में फ्यूचर में स्पर्म्स डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन करता है टेस्टिस की, स्पर्म्स आर स्टिल इंटैक्ट। तो इट डज नॉट कॉज स्टेरिलिटी। ये हमें याद रखना है, स्टेरिलिटी नहीं होती। बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स? तो स्टेरिलिटी इज नॉट द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, क्योंकि अगर ये बच्चों में हो रहा है तो ये स्टेरिलिटी कॉज नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड आया हुआ था कि क्या ये सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है? नहीं, पैरोटिड ग्लैंड्स आर द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड ग्लैंड्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड ग्लैंड्स इन मीजल्स। बट साथ में हम एक लाइन याद रखेंगे, mums can affect, sorry, these are the most common infected glands in mums, and mums can affect all the salivary glands, affect all the salivary glands। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरोटिड को इन्फेक्ट करेगा। तो वो ऑप्शंस में ट्रू एंड फॉल्स में ऑप्शन था, तो हमें याद रखना है मम्स सभी सलाइवरी ग्लैंड्स को इफेक्ट कर सकता है, बट पैरोटिड मोस्ट कॉमन होता है। साथ में इन्फ्लेमेशन कराता है टेस्टिस की, और काइटिस करता है, बट स्टेरिलिटी कॉज नहीं करेगा। उस बच्चे की आगे फ्यूचर में बेबीज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था कि अगर आजकल क्या हो रहा है कि ये वाले सारे इन्फेक्शंस जो हैं हमें कम देखने को मिलते हैं। क्यों कम देखने को मिलते हैं? क्योंकि सबके अगेंस्ट वैक्सीनेशन आ गई है, तो एक शिफ्ट हो गया है, डिजीजेस का एक शिफ्ट हो गया है। पहले बच्चों में चिकन पॉक्स दिखता था, बच्चों में मम्स दिखता था, ठीक है, मीजल्स दिखता था बच्चों में, बट आजकल क्या हो रहा है, पहले ये चाइल्डहुड में ज्यादा थे। ऐसे हम याद रखते हैं कि पहले जो, और इधर हमारी ये प्यूबर्टी है, ठीक है,
तो पहले जो इन डिजीजेस का था ज़्यादा चाइल्डहुड में था, प्यूबर्टी में आते 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 धीरे धीरे हो जाता था। बट आजकल ड्यू टू दी वैक्सीनेशन प्यूबर्टी में जाते 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 जब वैक्सीनेशन का इफेक्ट वीन ऑफ हो जाता है तो बढ़ गया है इन सब बीमारियों के इंसिडेंसेस, हमारे पेडिग्रिम शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स प्यूबर्टी, लेटर एजेस शिफ्ट हो गई है ये चेन। तो अब ये जो शिफ्ट हुआ है तो इसके कारण एक क्वेश्चन था, अगर पोस्ट प्यूबर्टल मेल यानी बड़ा कोई बच्चा 20-22 साल का कोई बच्चा इज इफेक्टेड बाय मीजल्स, अगर उसे मीजल्स होता है तो उस केस में व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अब अगर पोस्ट प्यूबर्टल में होता है देन योर आंसर इज स्टेरिलिटी, देन वहां पे आंसर था स्टेरिलिटी। अगर पोस्ट प्यूबर्टल में होता है तो इट कैन कॉज स्टेरिलिटी बट नॉट इन चाइल्डहुड, बच्चों में नहीं करती स्टेरिलिटी अगर मम्स है बच्चे को। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। तो अगर स्टेरिलिटी नहीं करती है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है मम्स की, इस पे भी क्वेश्चन था। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज मेनिंजाइटिस। सो इसे भी हम गांठ बांध के याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ एक्विडक्टल स्टेनोसिस, मोस्ट कॉमन वायरल कॉज, वायरस ऐसा कौन सा है जो एक्विडक्टल स्टेनोसिस करता है। अब एक्विडक्ट क्या होती है, जो हमारे ब्रेन में CSF का फ्लो होता है फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल्स टू द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल, तो उनके बीच में एक डक्ट होती है जिसे बोलते हैं एक्विडक्ट। तो स्टेनोसिस का मतलब होता है उसका पिचक जाना, पतला हो जाना। तो एक्विडक्टल स्टेनोसिस हो जाएगा तो इट वुड लीड टू हाइड्रोकेफेलस ऑफ द ब्रेन। तो मोस्ट कॉमन वायरल कॉज है मम्स, एक्विडक्टल स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन वायरल कॉज है मम्स। इतनी ही बात याद रखनी है मम्स के बारे में। बायलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग के साथ आता है बच्चा, पैरामिक्सोवायरस से होता है, 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक इन्फेक्टिव रहता है। मम्स क्या है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन स्टेरिलिटी नहीं होती है बट ऑर्काइटिस कराता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, जो कि अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी होती बच्चे को, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। बट क्योंकि आजकल एज शिफ्ट हो गई है, लेटर एजेस में अगर होता है तो इट कैन कॉज स्टेरिलिटी। अदरवाइज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मम्स की क्या है, मेनिंजाइटिस, दैट इज दैट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, 5th डे डिजीज जिसे हम बोलते हैं इरिथमा इन्फेक्शियोसम। क्या बोलते हैं, इरिथमा इन्फेक्शियोसम। तो इसे हमें सिंपल याद रखना है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इतना है, स्लैब्ड चीक अपीयरेंस, स्लैब्ड चीक अपीयरेंस किस में मिलेगी, तो हमें स्लैब्ड चीक अपीयरेंस मिलेगी 5th डे डिजीज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरिथमा इन्फेक्शियोसम। बस इतना याद रखना है। और ऑर्गेनिज्म कौन सा कॉज करता है इसे, पार्वोवायरस B19। कौन सा कॉज करता है, पार्वोवायरस B19। दैट इज दैट, ऑल वी नीड टू रिमेंबर। ऐसा बच्चे की फोटो आएगी, स्लैब चीक अगर आपको दिखेंगे, किससे कॉज हो रहा है ये, इरिथमा इन्फेक्शियोसम। ठीक है, खत्म। और इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पार्वोवायरस B19। नेक्स्ट एक टर्म है हमारी रोजियोला इन्फेंटम, इसमें भी हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज हर्पीज, हर्पीज वायरस होता है 6 and 7। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हमारा ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 and 7। ठीक है, इससे ये होता है। इसमें जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था वो था, इसके एक पैथोगोनोमिक रैश होता है, एक पैथोगोनोमिक रैश होता है जो कि ऐसा दिखता है। दिस इज द काइंड ऑफ रैश, अगर आपको दिख रहा होगा पेटिकियल रैशेस हैं। सो ये पेटिकियल रैशेस दिखते हैं इसमें, पेटिकियल रैशेस हार्ड पैलेट पे दिखते हैं। ठीक है, पेटिकियल रैशेस हार्ड पैलेट पे दिखते हैं और इन्हें बोलते हैं
नागायामा रैशेस, नागायामा स्पॉट्स। सो ये हमारे होते हैं पैथोगनोमिक ऑफ दीज इन्फेक्शन। तो बस यहाँ पे अगर ये वाले स्पॉट्स का कहीं आपको नाम सुने कि नागायामा स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं, पेटिकियल स्पॉट्स होते हैं, लाल 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 से दाने होते हैं जो आपको इधर दिख रहे होंगे हार्ड पैलेट के ऊपर, तो ये हमें देखने को मिलते हैं रोजियोला इन्फेंटम में। किस में देखने को मिलते हैं? रोजियोला इन्फेंटम। ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। रोजियोला इन्फेंटम में हमें नागायामा देखने को मिलते हैं, और जो हमें देखने को मिलते हैं अपना स्लैप चीक अपीयरेंस जो हमें दिखती है वो इन्फेक्शियोसम में दिखती है, इन्फेंटम में हमें दिखते हैं नागायामा स्पॉट्स। सो एरिथमा इन्फेक्शियोसम में हमें दिखेंगे स्लैप चीक अपीयरेंस और इसमें दिखेंगे नागायामा स्पॉट्स। बस इतना याद रखना है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका है पार्वोवायरस B19। इसी पे क्वेश्चन था। डन। So this is what are the 4 things that we discussed today. Very important, very easy, but हमें अगर डेली से हम इसे रिलेट करेंगे, अगर हम याद रखेंगे, किसी बच्चे को देख के हम कोरिलेट करेंगे तो हमें और अच्छे से ये इम्पार्ट हो जाएगी। Do your MCQs, any doubt? Let me know. Thank you.